इस वीडियो के माध्यम से हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडी के करने जा रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं संविदा वर्ग 3 शिक्षक भर्ती व्यापम परीक्षा 2011 का पेपर। संविदा वर्ग 3 शिक्षक भर्ती व्यापम परीक्षा 2011 का पेपर। एनवायरमेंटल स्टडी के 15 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। ऑप्शन बी पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन सी पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। आंसर इज दैट ए। नाउ गोइंग टू अहेड। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? ऑप्शन ए ग्रीन ओलंपियाड। ऑप्शन बी वन महोत्सव। ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदर्शनी। ऑप्शन डी पर्यावरणविद दिवस। क्या आंसर होगा बताइए? हमारा आंसर होगा ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून। ऑप्शन बी 5 जून। ऑप्शन सी 20 जून। ऑप्शन डी 2 जून। आंसर इज दैट, आंसर है 5 जून। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन ए खेलकूद द्वारा। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। ऑप्शन सी परीक्षाओं द्वारा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ गोइंग टू अहेड। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आई रिपीट अगेन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों का संपूर्ण विकास। ऑप्शन बी पुरुषों का संपूर्ण विकास। ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन डी नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। देखिए, मूल अधिकार क्या होते हैं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे लिए, सारे भारतीय नागरिकों के लिए। मूल अधिकार जो हैं बेसिकली 7 थे, जिनमें से एक मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 31 यह हमसे छीन लिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, यह मूल अधिकारों से या मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो 7 में से 6 अधिकार ही हैं, जो कि हैं अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 32। ये मूल जो अधिकार हैं वो हमें क्या देते हैं? मूल अधिकार नागरिकों को उत्तम स्वभाव, सर्वोत्तम न्याय और नागरिकता प्रदान करते हैं। उत्तम स्वभाव, सर्वोत्तम न्याय और नागरिकता प्रदान करते हैं। मूल अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर संरक्षण भी प्रदान करते हैं। इसीलिए
मूल अधिकार के इन फायदों को देखकर हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करने के साथ उनके व्यक्तित्व का विकास करना भी है। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करने के साथ उनके व्यक्तित्व का विकास करना भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी पुरुषों का संपूर्ण विकास, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। आंसर होगा डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ना गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान, ऑप्शन डी व्यावसायिक अध्ययन। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में कौन से घटक को शामिल नहीं किया गया? आंसर होगा डी, व्यावसायिक अध्ययन को शामिल नहीं किया गया है। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है, वो क्षेत्र कौन सा होता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी ये सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। राइट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, ऑप्शन बी पर्यावरण की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, ऑप्शन सी पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास या समग्र के लिए होना चाहिए, ऑप्शन डी पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। क्वेश्चन है, आई रिपीट अगेन, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए? हमें इस पर गौर करना है, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन टेली करते हैं अपन। पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, करना चाहिए, सही है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, ये गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जीवन पर्यंत दी जानी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास समग्र के लिए होना चाहिए, सही बात है। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन बी। राइट। गोइंग टू अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए जल की बर्बादी, ऑप्शन बी जल का संरक्षण, ऑप्शन सी वनों का विनाश, ऑप्शन डी भूमि अपरदन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी पर्यावरण की समस्या है, जल का संरक्षण ये समस्या नहीं है, ये लग रहा है आंसर ये हो सकता है। आगे देखते हैं, वनों का विनाश ये भी पर्यावरण की समस्या है, भूमि अपरदन ये भी पर्यावरण की समस्या है। तो समस्या कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी फूल उत्पादन से,
ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से और ऑप्शन डी फल उत्पादन से। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ क्रांतियों के बारे में जान लेते हैं। कुछ क्रांतियों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हरित क्रांति संबंधित होती है खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य तेलों और फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से, सरसों तिलहन आदि के उत्पादन से। पीली क्रांति किसके लिए होती है? सरसों तिलहन आदि के उत्पादन से, राइट। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए। इथेनॉल उत्पादन कोयला उत्पादन से संबंधित होती है। क्या? काली क्रांति पेट्रोलियम, खनिज तेल, इथेनॉल और कोयला उत्पादन के लिए काली क्रांति संबंधित होती है। सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए सुनहरी क्रांति संबंधित होती है। फल और शहद उत्पादन भी सुनहरी क्रांति में आता है। फल भी मोस्टली सेब फल। बागवानी को सुनहरी क्रांति के अंतर्गत रखते हैं। फल और शहद उत्पादन भी सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आता है, मोस्टली सेब फल। सदाबहार क्रांति देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध, ये सब सदाबहार क्रांति में आते हैं। आई रिपीट, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध, ये सभी सदाबहार क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्रांति है हमारी, ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर गोल क्रांति मतलब आलू का उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति मतलब सभी क्रांतियों पर नियंत्रण। इंद्रधनुषी क्रांति जो होती है वो सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखती है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमारा है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य तेलों फसलों के उत्पादन से, सरसों और तिलहन के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन से, एथेनॉल उत्पादन से, कोयला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित होती है, फल और शहद उत्पादन से। सदाबहार क्रांति देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध से संबंधित होती है। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखने से संबंधित होती है। अब हमारा क्वेश्चन था कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी फूल उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से और ऑप्शन डी फल उत्पादन से। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से ना, राइट। ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी परिवार। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए, धर्म मानवीय पर्यावरण का घटक है, समुदाय मानवीय पर्यावरण का घटक है, परिवार भी मानवीय पर्यावरण का घटक है। आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, राइट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवित मैग्मा से बने सेल या चट्टान को कहते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर यहाँ पर होगा, देखिए, आग्नेय चट्टानें
आग्नेय चट्टानें जो हैं लावा और मैग्मा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, उसके जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं? अवसादी चट्टानें वे होती हैं जो कि जिनमें ठोस चट्टानों के चूर्ण या जीव जंतु या पेड़ के अवशेष पाए जाते हैं, वो अवसादी चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें परतदार परत आपस में मिलकर बनती हैं, इसलिए इनको अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। राइट। कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों के कायंत्रण से बनने वाली चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ग्रेनाइट जो है वो एक कायांतरित चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टानों के कायंत्रण से बनती है। वहीं चूना एक अवसादी चट्टान है जो कि अवसादी चट्टानों के कायंत्रण से बनता है। राइट। एक बार हम देख लेते हैं। आप देखिए, जो धरातल का निर्माण होता है वो चट्टानों से होता है। भूपृष्ठ पर लगभग 24 खनिजों से भूपृष्ठ की रचना हुई है। ये खनिज सिलिकेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ये खनिज सिलिकेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। चट्टानें 3 प्रकार की होती, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानों, इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो लावा और मैग्मा निकलता है उसके कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हें प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री चट्टानें, ठोस चट्टान चूर्ण, जीव जंतु, पेड़ पौधे अवशेष के जमा होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसकी रचना परत दर परत मलबों के जमा होने से होती है, इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है किसमें जीवाश्म पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। सेडिमेंट्री चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक, ये जो चट्टानें हैं ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों के परिवर्तन से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों से बनता है, चूना अवसादी चट्टानों से बनता है। राइट। हमारा क्वेश्चन था द्रवित मैग्मा से बने सेल या चट्टान को कहते हैं। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आग्नेय। आग्नेय ऑप्शन होगा ए। राइट। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। हमारा आंसर होगा ओजोन। क्या होगा? ओजोन, ऑप्शन सी। यदि इसके बारे में हम कुछ पॉइंट जानने का प्रयास करें तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। राइट। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में
35 किलोमीटर ऊंचाई में पाई जाती है। ओजोन की सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर में ओजोन होल देखा गया है। अंटार्कटिक महासागर में ओजोन होल देखा गया है। राइट। समताप मंडल जो है एक ऐसा वायुमंडल का वह भाग है जहां पर वायुयानों को आसानी से उड़ाया जा सकता है, या हम कहें कि वायुयानों को उड़ाने की जो वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि समताप मंडल जो है यहाँ पर बिजली, तूफान, बारिश जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। राइट। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 18 से 50 किलोमीटर की रेंज में समताप मंडल पाया जाता है। ठीक। वायुमंडल की जो सारी लेयर हैं उन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अभी सिर्फ हम ओजोन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य को हानिकारक किरणों से बचाती है? आंसर है ओजोन। ओजोन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि ओजोन जो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। समताप मंडल जो है वो पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किलोमीटर की रेंज दूरी में रहता है, पाया जाता है। एंड ओजोन की जो लेयर है वो लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन की सबसे अधिक मात्रा देखी जाती है, सबसे अधिक घनत्व देखा जाता है। अंटार्कटिक महासागर में ओजोन होल देखा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत को विघटित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ओजोन परत को विघटित करने में मुख्य भूमिका निभाता है CFC। राइट। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। राइट। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, उसे कहते हैं वर्षा। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं वर्षा। नाउ हमारे 2011 के इन्वायरमेंटल साइंस के सारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2011 के नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको लगा हो कि जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।